Hello friends, you are welcome to UCI US Education platform. Today we will continue our chapter of history, that is the French Revolution. We read about French society during the late 18th century. In 1774, Louis XIV of the Bourbon family of sorry in 1774, Louis XVI of the Bourbon family of kings ascended the throne of France. मतलब 1774 में जो लुइस 16 थे वो बर्बन फैमिली के, उन्हें फ्रांस की गद्दी पर बैठाया गया. ही वॉज 20 years old and married to the Austrian princess Mary Antoinette. और 20 साल की उम्र में उनका विवाह ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनियट के साथ हो गया. अपॉन हिज एक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्पटी ट्रेजरी. और जैसे ही वो शासन कराने उन्हें एक एम्पटी ट्रेजरी मिली, मतलब खाली खजाना मिला. लॉन्ग ईयर्स ऑफ बार हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस. बहुत साल तक युद्धों के बाद उनका जो खजाना था वो खाली हो चुका था. Added to this was the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of Versailles. Under Louis XVI, France helped the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy, Britain. मतलब है इसी कोस्ट को मेंटेन करने में और कोर्ट को मेंटेन करने में जो पैलेस था बर्सेल्स का वो काम में आता था. अंडर लुई 16 के अंडर में जो फ्रांस था उसने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को हेल्प किया अपने इंडिपेंडेंस गेन करने के लिए फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन, मतलब अपने कॉमन एनिमी ब्रिटेन से. द बार एडेड more than a billion livres to a debt that had already risen to more than 2 billion livres. मतलब जो बार थी ना उसमें more than a billion livres का मीनिंग यहाँ दिया हुआ है. यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस डिसकंटिन्यूड इन 1794. मतलब फ्रांस की एक करेंसी है उसको 1794 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया. सो वी आर here. Lenders who gave the state credit now began to charge 10% interest on loans. और जो lenders थे वो स्टेट को क्रेडिट देते थे, अब उन्होंने 10% इंटरेस्ट लोन पे चालू कर दिया. So the French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payments alone. और जो उन्होंने इंक्रीज़ किया इंक्रीजिंग परसेंट ऑफ बजट पे और ऑन इंटरेस्ट पेमेंट टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंट ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स अलोन अकेले पे टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी. मतलब रेगुलर एक्सपेंसेस के साथ उन्होंने कॉस्ट था मेंटेनिंग आर्मी का और कोर्ट का और रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेस और यूनिवर्सिटीज़ का. द स्टेट वॉज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस. स्टेट को फोर्स्ड किया गया, मतलब फोर्स डाला गया उस पर टैक्स को इंक्रीज करने को. येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सब्सिस्ट. और इतना सब करने के बाद भी सफिशिएंट नहीं हुआ. फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th century वॉज डिवाइडेड इनटू 3 estates. जो फ्रेंच सोसाइटी थी 18th century में उसको 3 estates में डिवाइड किया गया. एंड ओनली मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट पे टैक्सेस. और अकेला थर्ड एस्टेट का मेंबर ही टैक्स पे करता था. द सोसाइटी ऑफ एस्टेट्स वॉज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडल एजेस. और जो एस्टेट्स की सोसाइटी थी वो एक फ्यूडल सिस्टम का पार्ट था जो पहले के ज़माने में मिडिल एजेस में हुआ करता था. द टर्म ओल्ड रेजाइम इज़ यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ फ्रांस बिफोर 1789 है. और ये ओल्ड रेजाइम टर्म है, ये यूजुअली यूज़ की जाती है सोसाइटी और इंस्टीट्यूशंस के लिए जो फ्रांस में थे 1789 के पहले. फिगर 2 shows how the system of estates in French society was organized. जो फिगर 2 है वो हमें बताता है कि एस्टेट सिस्टम कैसा था. फर्स्ट एस्टेट में क्लर्जी, सेकेंड एस्टेट में नोवेलिटी, थर्ड एस्टेट में बिग बिजनेसमैन, merchants, court, officials, lawyers, etc. Peasants and artisans, small peasants, landless labor, servants. A society of estates. Note that within the
third estate, some were rich and others poor. Now we read about we are here. Peasants made up about 90% of the population. और जो peasants थे, किसान थे, उनका हिस्सा 90% था population में. However, only a small number of them owned the land they cultivated. और उसमें से कुछ ही नंबर था लोगों का जो खुद की ज़मीन पे खेती करते थे. About 60% of land was owned by nobles, और 60% land nobles द्वारा own की जाती थी. The church and other richer members of the third estate द्वारा. The members of the first two estates, that is the clergy and the nobility, enjoy certain privileges by birth. मतलब जो फर्स्ट टू एस्टेट्स के मेंबर थे, जो क्लर्जी और नोबिलिटी, वो कुछ प्रिविलेजेस एंजॉय करते थे. The most important of these was exemption from paying taxes to the state. Most important इसमें था कि वो टैक्सेस से मुक्त थे. The nobles further enjoyed feudal privileges, और nobles था वो और भी feudal privileges enjoy करते थे. These included feudal dues, जो feudal dues include है इसमें, which they extracted from the peasants. Peasants were obligated to render services to the lord, to work in his house and fields, to serve in the army, or to participate in roads. The church too extracted its share of taxes called teeth from the peasants, and finally all members of the third estate had to pay taxes to the state. जो peasants थे वो obliged to render services to the land, to work in his house and fields, to serve in army, or to participate in building roads. मतलब इनका यही काम था दूसरों के खेतों में खेती करना और रोड्स में हेल्प करना. द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टीथ्स, और जो चर्च थी वो भी अपने टैक्स लेती थी पीजेंट से, जिसे हम टीथ्स कहते हैं. एंड फाइनली और अंततः ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट, और सारे मेंबर थर्ड एस्टेट के उन्हें टैक्स पे करना पड़ता था स्टेट को. दीज इंक्लूडेड डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टैली, और इसमें एक इंक्लूड था डायरेक्ट टैक्स जिसे हम टैली कहते हैं. एंड नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस विच वर levied on articles of everyday consumption like salt और टोबैको, और उन्हें इनडायरेक्ट टैक्स भी भरना पड़ता था जो दैनिक उपयोगी सामानों में, जैसे कि सॉल्ट और टोबैको के कंजम्पशन पे. The burden of financing activities of the state through taxes was borne by the third estate alone, और जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का बर्डन था स्टेट का वो टैक्स थर्ड एस्टेट से अकेला आता था. न्यू वर्ड्स देख लेते हैं. लाइबर मीन्स यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस, discontinued in 1794. Clergy means group of persons invested with special functions in the church. Tithes, tax levied by the church comprising 1/10 of the agricultural produce. Tally means tax to pay directly to the state. Here is a story. This poor fellow brings everything, grains, fruits, money, salad. The fat lord sits there, ready to accept it all. He does not even care to grace him with a look. The nobleman is the spider, the peasant the fly. The more the devil has, the more he wants. Figure 3. The spider and the fly. An anomalous aging. This is the second part of the chapter. Subscribe to our channel and like and share this video. Thank you for watching us.